नमस्कार, मैं आदेश रावल। आज बात करेंगे महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में किसके सहारे ये सरकार चल रही है और इस गठबंधन के बारे में कांग्रेस क्या सोचती है। लेकिन उससे पहले आज आपको दो किस्से सुनाऊंगा। पहला किस्सा, महाराष्ट्र कांग्रेस के एक नेता बार बार इस बात को कहते थे कि ये सबसे अच्छा समय है जब तीनों पार्टियां गठबंधन में हैं और क्योंकि पवार साहब की एज काफ़ी हो गई है और वो कभी कभी इनएक्टिव हो जाते हैं राजनीति से, तो ऐसे में बहुत अच्छा समय है कांग्रेस को खड़ा करने का, रिवैम्प करने का। और इसका दरअसल अंदेशा इस बात को लेके था कि पवार साहब के बाद कौन है जो एनसीपी चला सकता है, क्योंकि सुप्रिया सुले और अजित पवार के संबंध सबको पता है कि वो कैसे हैं। तो ऐसे में एक मैसेज ये जा रहा था कि एनसीपी जो है वो उसका एक बड़ा धड़ा जो कि महाराष्ट्र के गांव-गांव तक पहुंची है, वो उसकी विचारधारा कांग्रेस के साथ मिलती है। तो ऐसे में एक बड़ा तबका एनसीपी का कांग्रेस के साथ आ सकता है। तो जब वो नेता इस बात को करते थे तो उनकी वो बात दिल्ली तक पहुंच गई और प्रियंका गांधी ने एक दूसरे महाराष्ट्र के नेता से पूछा कि बताओ कि अगर एनसीपी कल टूटेगी तो एनसीपी का कितना बड़ा हिस्सा कांग्रेस पार्टी में शामिल हो सकता है। यानी जब भी कोई आइडिया फ्लोट होता है किसी भी राज्य से तो वो आला कमान के द्वारा घूमकर वापस आ जाता है। ये हुआ पहला किस्सा। दूसरा दरअसल नाना पटोले को जब महाराष्ट्र कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया तो वो विधानसभा के स्पीकर थे और उधर नितिन राउत महाराष्ट्र के बिजली मंत्री हैं। और नाना पटोले ने अध्यक्ष बनने के बाद एक चिट्ठी लिखी, कहा कि ये एक कंपनी है जो कोल पे डील करती है, क्योंकि नितिन राउत बिजली मंत्री हैं तो उनके यहाँ जो कोयला सप्लाई करती है रुक्मणी इंफ्रास्ट्रक्चर, इस कंपनी की जांच होनी चाहिए। ये कंपनी नितिन राउत से संबंधित है। यानी खुद के प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस पार्टी के अपने ही मंत्री के खिलाफ मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख दी कि इसकी जांच की जाए। लेकिन जब ये मामला दिल्ली पहुंचा तो दिल्ली आला कमान ने इन दोनों नेताओं को दिल्ली बुलाकर इस मामले को सुलटा दिया है। अब नाना पटोले और नितिन राउत के बीच जो झगड़ा चल रहा था वो सॉर्ट आउट हो चुका है। अब बात महाराष्ट्र कांग्रेस की। दरअसल आपने बार बार ये खबरें सुनी होंगी कि जब भी कुछ दिनों के लिए शरद पवार इनएक्टिव हो जाते हैं पॉलिटिक्स से, या वो अमित शाह से मिल लेते हैं, प्रधानमंत्री मोदी से मिल लेते हैं, तो ये कहते हैं कि देखिए महाराष्ट्र सरकार जल्द ही गिरने वाली है। दरअसल शरद पवार ही वो नेता हैं इस वक्त जिन्होंने एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस को एक साथ रखा हुआ है और शिवसेना को कांग्रेस के साथ लाने वाले भी शरद पवार ही हैं। तो शरद पवार एकमात्र एक ऐसे नेता है इस वक्त पार्टी के इन तीनों पार्टियों के पास महाराष्ट्र में जो इस सरकार को बचाए हुए हैं। लेकिन जब कल जिस दिन पवार साहब राजनीति से संन्यास ले लेंगे, राजनीति छोड़ देंगे, तो अजीत पवार पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब 2019 में सरकार बन रही थी तो सुबह सुबह देवेंद्र फडणवीस के पास अपना समर्थन पत्र लेकर पहुंच गए थे और मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री की शपथ भी हो गई थी, आप सबको याद होगा। लेकिन उसी दिन लगभग 7 घंटे के बाद मुंबई के एक 5 सितारा होटल में शरद पवार, सुप्रिया सुले, प्रफुल्ल पटेल और अजीत पवार की बैठक हुई, जिसके बाद अजीत पवार ने उप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और उसके बाद सरकार बनी महाआघाड़ी की सरकार, जिसमें शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस तीनों शामिल है, जो कि चल रही है 2019 से लेकर अब तक। तो ऐसे में जो विरासत है एनसीपी की वो जाहिर है अजीत पवार के पास नहीं जाएगी, क्योंकि कार्यकर्ताओं में और संगठन में एक मैसेज है कि इन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। तो सुप्रिया सुले क्या वो चेहरा हो सकती हैं, ये अपने आप एक बड़ा सवाल है। लेकिन इसी बीच में कांग्रेस को ये लगता है कि जिस दिन पवार साहब राजनीति से संन्यास लेंगे तो एनसीपी का एक बड़ा तबका, एक बड़ा वोट बैंक जो कि गांव-गांव तक महाराष्ट्र में पहुंचा हुआ है, वो कांग्रेस के पास आ सकता है। अब बात शिवसेना की। दरअसल शिवसेना आदित्य ठाकरे के अंडर ज़्यादातर वो अर्बन सीटों तक ही सिमट कर रह गई है। आदित्य ठाकरे को नहीं लगता कि पुणे या नागपुर और मुंबई से बाहर भी कोई महाराष्ट्र है, क्योंकि जबकि महाराष्ट्र बहुत ग्रामीण क्षेत्र में भी फैला हुआ है। और इसीलिए कांग्रेस बार बार इस बात को लेकर पुश कर रही है कि जब बीएमसी का चुनाव होगा, बम्बई म्यूनसिपल काउंसिलर का, तो उसमें वो अकेले चुनाव लड़ना चाहते हैं। भले ही महाराष्ट्र में सरकार तीनों की इकट्ठी हो, लेकिन बीएमसी का चुनाव कांग्रेस लड़ना अकेले चाहती है। वो इसलिए कि क्योंकि कांग्रेस शहर में कमज़ोर है और इसीलिए आदित्य ठाकरे जो अपना काम कर रहे हैं वो ज़्यादातर शहरी सीटों पर कर रहे हैं। और एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना, ये तीनों पार्टियां एक दूसरे की टेरिटरी में समय समय पर झांकती रहती हैं, जिसका कई बार ऐसा नतीजे आ चुके हैं कि नाना पटोले ने हाल ही में कई ऐसे बयान दिए पवार को लेकर, जिसके बाद
दिल्ली आलाकमान को इंटरफेयर करना पड़ा, और एक दिन उनको दिल्ली बुला के तलब किया, उनकी बैठक हुई कि आप अपनी ही सरकार के जो सहयोगी हैं उनके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो जो किस्सा मैंने आपको सुनाया था, जो प्रियंका गांधी ने ये पूछा कि अगर कल एनसीपी टूटती है तो कितना बड़ा तबका कांग्रेस पार्टी में शामिल हो सकता है, ये अपने आप में एक संदेश है कि महाराष्ट्र को लेकर दिल्ली आलाकमान भी चिंतित रहता है, और वो चाहता है कि क्योंकि विलास राव की 10 साल की सरकार के बाद एक स्टेबिलिटी कांग्रेस पार्टी में वहाँ महाराष्ट्र में नहीं बची, जिसको एक बार फिर से खड़ा करना कांग्रेस के लिए मुश्किल हो रहा है। और शायद इसीलिए प्रियंका गांधी ने ये पूछा कि अगर एनसीपी टूटेगी तो कितना बड़ा तबका कांग्रेस में शामिल हो जाएगा, और इसीलिए नाना पटोले और नितिन राउत को दिल्ली बुलाकर उनका समझौता भी करवा दिया गया। तो अब कुल मिलाकर बात ये, जब तक शरद पवार है तब तक महाराष्ट्र की सरकार स्टेबल है, तीनों गुट साथ रहेंगे, तीनों पार्टियां साथ रहेंगी। लेकिन पवार के बाद वो विरासत किसके पास जाएगी, और ऐसा कौन सा नेता महाराष्ट्र में है जो इस अलायंस को बचाकर रख सकता है या आगे चल के इनको दोबारा इकट्ठा कर सकता है। तो ये एक बड़ा सवाल है कि शरद पवार के पास बाद में, उनके संन्यास लेने के बाद में, राजनीति छोड़ने के बाद में ऐसा कोई नेता महाराष्ट्र कांग्रेस में या एनसीपी में या शिवसेना में नहीं है जो तीनों को इकट्ठा रख सके, जो इतने दबाव के बावजूद भी, इतने प्रेशर के बावजूद भी बीजेपी की तरफ से सरकार चला सके। तो ऐसे में एनसीपी को भी एक ऐसे चेहरे की तलाश है जो अजीत पवार ना हो बल्कि पार्टी को आगे बढ़ा सके, कोई ऐसा नेता उनके पास है। लेकिन कांग्रेस हो, एनसीपी हो या शिवसेना हो, तीनों ही पार्टियां एक दूसरे की टेरिटरी में झांक रहे हैं, एक दूसरे के कार्यकर्ता पर नज़र बनाए हुए हैं, एक दूसरे के नेताओं को तोड़ना चाहते हैं, भले सरकार महाराष्ट्र में इकट्ठी चल रही हो।